Once again, good morning to all of you. So, today is our day 5, and what are the topics that you have to do today? Reading two passages. So, dear candidates, you can take any of the HPSC book wherein previous questions are mentioned. So, from those previous questions, read any two passages. You can download it from the net as well, as per your convenience. If you have any book of HTET or HPSC, from there also you can prepare for these two passages. Now regarding writing skill, so yesterday I had given you the article writing on Chandrayaan. Till now none of the candidate has submitted the article writing. So if you will not have any efforts, there is no possibility that someone else is going to help you. एग्ज़ाम में केवल आप खुद ही अपने आप के मददगार हो सकते हैं. तो आज का फिर हमारा आर्टिकल राइटिंग रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर. तो आपको एक आर्टिकल राइटिंग अराउंड 300 वर्ड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लिखना है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रॉस कॉन्स, इसका एडवांटेजेस और डीमेरिट्स, सो दोज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू राइट. This is going to definitely come either Chandrayaan or NEP, because these are the current topics. NEP is directly related to our education system, so definitely you must know about it. And secondly, regarding Chandrayaan 3, that is also a current topic, और हो सकता है आदित्य के ऊपर भी आपका आ सके. तो आप प्लीज़ जो मैं काम देती हूँ वो करें. आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. देखो, ये बात आपको बुरी लगेगी कि अगर मैं ये बोलती हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो नहीं होगा. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. ग्रामर का मैंने आपको कल के लिए काम दिया था, प्रेजेंट टेंसेस के लिए. आज का आपका रहेगा पास्ट टेंसेस. ठीक है, तो आज आप सारे चारों के चारों जो पास्ट टेंस है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये चारों टेंसेस के एक बार आप रूल्स गो थ्रू हो जाएं. और फिर नेक्स्ट लिटरेचर का अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको व्हाट इज़ द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, इस पर एक वीडियो बनाई है. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको प्लीज़ देख लें. और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा आज किंग लियर का. तो किंग लियर को हम पढ़ेंगे अभी कि भाई कैसे ये एक ट्रेजेडी है, इसको एनालाइज करेंगे, उसका सारा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि किंग लियर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी मानी जाती है. और उसके बाद जूलियस सीजर को भी अब पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ट्रेजेडी की मेन फीचर्स को पता चल चुका है. दो डिटेल में करने के बाद अब हम इनको भी जल्दी जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी जल्दी कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है रूटीन रहने वाला है. और जो पिछली वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऊपर, तो आप उस क्वेश्चन का भी आंसर लिखेंगे. ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा. सो प्लीज़ अटेम्प्ट इट एंड सेंड द आंसर्स ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप चैनल. और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो किंग लियर, किंग लियर का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर. कब लिखा गया था? 1605 में. कहाँ लिखा गया था? इंग्लैंड में. और पब्लिश कब हुआ था? 1608 में और 1623 में, 2 बार हुआ था. और लिटरेरी पीरियड 1608 में ऐसा माना जाता है कि इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था, और 1623 में फर्स्ट फोलियो में. तो एक्चुअली ये दोनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलता है, बट ये दोनों ही फिर आपको ध्यान रखने हैं. जो ये लिटरेरी पीरियड कौन सा है इस टाइम पर, जिस टाइम किंग लियर लिखा गया, दैट इज़ द रेनेसां पीरियड. ये कौन से जॉनरा का है? दैट दिस इज़ अ ट्रेजेडी. सेटिंग क्या रहेगी? इंग्लैंड की प्री क्रिश्चियन टाइम्स. और इसका क्लाइमैक्स कहाँ है? जब लियर को गुस्सा आता है और वो थंडर स्टॉर्म में है, स्टॉर्म टाइम में है, तो ये इसका क्लाइमैक्स रहने वाला है. आइए हम देखो कैंडिडेट्स, जो जितनी भी फेमस कोटेशंस हैं जो आपको यूज़ करनी है अपने आंसर राइटिंग में, तो मैं वो साथ के साथ, देखो ये जो मैंने कोटेशन लिखी है, आज सुबह भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी एक कोटेशन मैंने इंक्लूड की थी. ये कोटेशंस एज रिवीजन हम बार बार आप लोगों के सामने आती रहेंगी, क्योंकि मैंने देख लिया है आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे हैं. तो आप लोगों को सीरियस करने की जिम्मेवारी भी मैं अपने हाथों पर ले रही हूँ, अपने कंधों पर ले रही हूँ.
और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ाई जाए आप उस चीज़ को सीरियसली समझें और उसको याद करें। अब किंग लियर की जो फेमस कोटेशंस हैं उनमें से मैंने 2 आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उन्हीं को अब हम रिवाइज कर रहे हैं। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो ये तब का एपिसोड, अभी आप आगे मैं स्टोरी सुनाऊंगी। तो किंग लियर की जो एक डॉटर है गॉन्ड्रिल, जब वह अपने फादर को डिसरिगार्ड करती है तो उस टाइम पर ये चीज़ ये बोलते हैं, और इसका मीनिंग है कि नथिंग इज़ मोर पेनफुल देन रेजिंग एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। कि एक जो बच्चा है उस जो कि अनग्रेटफुल है, जो अपने फादर के लिए डिसलॉयल है, ऐसे बच्चे को ऐसे बच्चे को बड़ा करना और उसको सपोर्ट करना बहुत ही पेनफुल होता है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। नेक्स्ट इज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ये भी मैं आपको अभी स्टोरी एक्सप्लेन करते समय, ड्रामा एक्सप्लेन करते समय आपको बताऊंगी कि कैसे किंग लियर ने ये चीज़ बोली थी कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। अगर तुम कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली उनकी जो बेटी है कॉर्डेलिया, उसको उन्होंने बोला था, और वो एक तरह से उसको वार्न कर रहे थे कि अगर ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक तरह से स्टेटमेंट अभी आपको मैं बताऊंगी कहाँ यूज़ हुई थी। तो इसका एक बार समझ लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो ये कि भी कैसे, क्या जॉनरा है इसका किंग लियर का, जो कि एक ट्रेजेडी है, वो कैसे है वो हम पढ़ेंगे। हमार्शिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ हमार्शिया के रूप में, हमार्शिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक ट्रेजिक फ्लॉ है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर मैप्स पढ़ेंगे, क्या मेन थीम्स हैं इस स्टोरी में। ना बेटा 2 प्लॉट्स हैं, एक तो मेन प्लॉट है और एक सब प्लॉट है, तो वो दोनों प्लॉट साथ साथ चल रहे हैं, तो उन पैरेलल प्लॉट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दोनों प्लॉट्स की समरी भी साथ में होगी, फाइनली हम उसको कंक्लूड करेंगे। और एज अ डिस्कशन आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी जिनको आपको लिखना है। देखो बेटा, अगर आपको ये लगे कि नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने आप को बहुत ही गलत रास्ता दिखा रहे हो। लिखना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना। अभी कोटेशंस में बार बार आप लोगों को क्यों करवा रही हूँ, ताकि जैसे छोटे बच्चे को हम बार बार याद दिलवाते हैं, याद करवाते हैं, तो वैसे ही मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ प्रीवियस वीडियोस का रिवीजन पीरियड में ज़रूर, रिवीजन स्लाइड में ज़रूर डालती हूँ। ये इसीलिए है कि आप लोग अगर कहीं से मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं नहीं बिना पढ़े मैं कर लूँगा, बिना लिखे मैं कर लूँगा, तो नहीं होगा। आप इस चीज़ को स्वीकार करें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डिस्कस द जॉनरा। किंग लियर इज क्लासिफाइड एज ट्रेजेडी। टू बी ट्रेजेडी, 2 थिंग्स आर टू बी ट्रू, जो दोनों ही इसमें हैं। तो देखो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हैं उन्हीं में से कौन कौन सी सूट कर रही है हम वो वाली इसमें लिखते जाएंगे। देखो पहला तो क्या है, द मेन कैरेक्टर मस्ट बी समवन हु मैटर्स लाइक किंग लियर हिमसेल्फ। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसा कि किंग लियर इसी में है। और इसमें जो ट्रेजिक हीरो है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर जो कि हीरो है, जो वो ट्रेजिक हीरो बनेगा, हैज़ टू बी पुट इन अ सिचुएशन विद द फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर लीड टू डिमाइज। डिमाइज का मीनिंग होता है टू डेथ, है ना। तो ऐसे उसके अंदर कुछ फ्लॉज होंगे जिसके कारण वो लीड कर दिया जाएगा टूवर्ड्स डेथ। ऑल मैन एंड वीमेन आर मियरली प्लेयर्स, है ना। तो आप ये वाली कोटेशन भी साथ में ध्यान रखें जब भी कोई भी ट्रेजेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ डेथ का एक्सप्लेन कर रहे हैं। हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रीज, एंट्रेंसेज एंड एग्जिट्स। अब आता है हमार्शिया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अब हमार्शिया को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि किंग लियर के कॉन्टेक्स्ट में हमार्शिया में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। एज अ ट्रेजेडी किंग लियर पोर्ट्रेज अ प्रोटैगनिस्ट हुज फॉर्च्यून्स आर कंडीशनड बाय हिज हमार्शिया। हमार्शिया का मीनिंग होता है एक ट्रेजिक फ्लॉ, कि ये यहाँ पर क्या उसका जो आगे का जो भाग्य है, जो गुड फॉर्च्यून जो है, वो सब कुछ मतलब दांव पर लग जाता है उसके हमार्शिया के कारण। एज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी शुड बी अ पर्सन who is not eminently good or just, yet whose fortune is brought about by some error or frailty. Frailty आप weakness मान के चलें। This error is not necessarily a flaw in character. Hamartia can be an unwitting misstep
इन डिफाइन एक्शन और द फेल्योर टू परफॉर्म अ डेफिनेट एक्शन। अब देखो ये तो आपने पढ़ ही लिया कि कोई वो प्रोटेगनिस्ट जो होगा एक ऐसा बंदा होगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गुड है, न्यायप्रिय है, लेकिन उसका फॉर्चून किसी न किसी गलती के कारण, किसी वीकनेस के कारण जिसकी अच्छाई का एंड हो जाएगा, उसकी गुड क्वालिटीज़ का एंड हो जाएगा। अब यही एरर ज़रूरी नहीं है कि इस कैरेक्टर के फ्लॉ में हो। हमार्शिया कभी कभी एक अनविटिंग मिस स्टेप, यानी कि बिना सोचा समझे जो गलत स्टेप जो ले लिया जाता है एक डेफिनेट एक्शन में, और द फेलियर टू परफॉर्म अ डेफिनेट एक्शन, या फिर एक जो डेफिनेट एक्शन होना चाहिए उसको फेल कर देता है, तो ये उसका फेल्योर जो होता है वो भी हमार्शिया में ही काउंट होता है। लियर्स हमार्शिया इज द कैप्रिशियस डिवीजन ऑफ हिज पावर्स एंड किंगडम बिफोर हिज डेथ, मोर पार्टिकुलरली द डिसअवोवल ऑफ कॉर्डेलिया बिकॉज शी विल स्पीक नथिंग। तो अभी आगे आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये बात और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि लियर का जो हमार्शिया है उसका कैप्रिशियस डिवीजन है, जो सनगी तरीके से उसने बिना सोचे समझे उसने जो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने किंगडम का जो डिवीजन किया था अपनी डेथ से पहले, वो था कैसे, क्योंकि और साथ में उसका एक दूसरा हमार्शिया जो हम बोलेंगे कैप्रिशियस डिवीजन के साथ साथ में वो ये था कि उसने कॉर्डेलिया जो कि उसकी बेटी है, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको उसने पूरी तरह से डिसऑन कर दिया था। उसको उसने अपने किंगडम में कुछ नहीं दिया बल्कि उसको बैनिशमेंट दे दिया, उसको पूरा ही डिनायल कर दिया, उसको पूरा ही रिपीडिएट कर दिया कि तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक तरह से हमार्शिया की तरह आएंगी। अब हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं किंग लियर के क्या क्या हैं। किंग लियर, किंग ऑफ ब्रिटेन। लियर इज द प्रोटैगनिस्ट हुज विलिंगनेस टू बिलीव एम्प्टी फ्लैटरी लीड्स टू द डेथ्स ऑफ मैनी पीपल। तो किंग लियर जो है वो ब्रिटेन के राजा हैं, वो सबसे मेन कैरेक्टर हैं, और उनको उनकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि भाई लोग मेरी ना सिर्फ तारीफ करें, मेरे मतलब मुझे ही अच्छा बताएं। और उसकी इसी बात के कारण क्या है कि काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है पूरे ड्रामा में। गॉन्ड्रियल, गॉन्ड्रियल जो है सबसे बड़ी बेटी है, एंड आफ्टर प्रोफेसिंग हर डीप लव फॉर हर फादर बिट्रेज हिम एंड प्लॉट्स हिज मर्डर। अब गॉन्ड्रियल बताती तो क्या है, मतलब पूरा ऐसे बखान तो क्या करती है कि मैं मेरे फादर को बहुत डीपली लव करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती, जैसे जैसे प्लॉट डिस्क्लोज होता है ऑडियंस के सामने, तो हम ये देखते हैं कि गॉन्ड्रिल ने अपने फादर को धोखा दिया है और वो अपने पापा के लिए अपने फादर को के ही मर्डर की प्लॉटिंग करती है। रीगन सेकंड नंबर की डॉटर है लियर की, और रीगन भी क्या करती है, गॉन्ड्रिल की जो फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन करती है अपने फादर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब देखो, अब मैं कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करी तो उसी से आपको लग रहा होगा ना कि कितना पैथेटिक सिचुएशन है। रीगन इनिशियली अपीयर्स लेस हार्श देन हर एल्डर सिस्टर, बट इन द एंड शी प्रूव्स टू बी एज ब्लडी थर्स्टी एज गॉन्ड्रिल। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जैसा सांपनाथ वैसा नागनाथ, ठीक है। तो दोनों बहनें ही बिल्कुल खराब हैं। फिर कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया क्या लियर की सबसे छोटी बेटी है। कॉर्डेलिया genuinely loves her father but her refusal to flatter him leads to her tragic death। अब कॉर्डेलिया क्या है, सच में ही अपने फादर को प्यार करती है, सबसे छोटी बेटी है, लेकिन वो अपने पापा को ये मना कर देते हैं ना कि भाई मैं आपके सामने ऐसे आपको फ्लैटरी नहीं कर सकती हूँ, आपके सामने मैं कुछ ज़्यादा मक्खन नहीं मार सकती हूँ। तो उसकी सिर्फ इस एक बात के कारण क्या होता है कि उसकी बहुत बुरी तरह से एक ट्रेजिक डेथ होती है, ठीक है। फूल, फूल क्या है, लॉयल मेंबर ऑफ द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार का एक लॉयल मेंबर है। द फूल एज्यूम्स द रोल ऑफ प्रोटेक्टर टू लियर व्हेन कॉर्डेलिया इज बैनिश्ड। अब देखो बेटा, मैंने आपको जो बताया था कि शेक्सपियर के ट्रेजेडीज में आपको कोई ना कोई कॉमिक रिलीफ जरूर मिलेगा, और फूल जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको कॉमिक रिलीफ दे रहे हैं। हाँ, तो किंग के कोर्ट में का एक लॉयल मेंबर है जो हमेशा किंग लियर के साथ साथ रहेगा। एक तरह से फूल क्या होता है बेटा, एक जेस्टर का काम करता है, ठीक है। JESTER, जेस्टर मतलब एक तरह से जो उनके आसपास एक खुशी का माहौल या फिर मजाक का माहौल हमेशा क्रिएट करे, ठीक है। द फूल एज्यूम्स द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, और वो एक तरह से ना लियर के प्रोटेक्टर का काम करता है जब कॉर्डेलिया को देश निकाला दिया जाता है। कॉर्डेलिया कौन है, कॉर्डेलिया लियर की सबसे छोटी बेटी है। फिर आता है अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। अब बेटा ये जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है ना, तो ये क्या है, लियर के बहुत ही लॉयल फ्रेंड है। हाँ, लेकिन साथ में ग्लाउसेस्टर क्या है, एक फुलिश ओल्ड मैन भी है। अब जब मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता रही थी सॉरी,
आपको पिछली स्लाइड्स में जैसे मैं बता रही कि दो प्लॉट्स हैं, तो एक तो लियर का ही देखो, इस स्लाइड में जो भी है ये लियर की फैमिली है, ठीक है, लियर है, इसकी तीनों बेटी हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो एक ग्लाउसेस्टर है, ग्लाउसेस्टर भी एक फादर है, और यहाँ इसका एक सब प्लॉट चलता है। अब कैसे चलता है, पहले ग्लाउसेस्टर के बारे में पढ़ते हैं। ग्लाउसेस्टर कौन है, लियर का एक लॉयल फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड है, बड़ा ही वफादार फ्रेंड है। और लेकिन ग्लाउसेस्टर ना एक मूर्ख बूढ़ा आदमी भी है, क्यों, whose inability to see the truth in his youngest son's words parallels Lear's own difficulties with Gondril and Regan। जैसे कि लियर की डिफिकल्टीज थी अपनी दो बड़ी बेटियों को लेकर और फिर छोटी बेटी को लेकर, मतलब छोटी बेटी को उसने इग्नोर किया और दोनों जो बड़ी बेटियां हैं उनकी बातों पे उसने विश्वास किया, वैसा ही इसका जो छोटे वाला बेटे के जो शब्द हैं वो उसके मन में उभरते हैं, वो भी फ्लैटर हो जाता है, वो भी मिसगाइड हो जाता है अपने छोटे वाले बेटे के कारण। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन है उसके बेटे। एक बेटा तो है एडगर, ठीक है। अब एडगर से पहले ये शायद मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन आप पढ़ लीजिए अभी। अर्ल ऑफ कैंट, अर्ल ऑफ कैंट या फिर केयस बोले, ये क्या है ना कि पहले तो कैंट के रूप में होता है और बाद में ही अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं कॉमन मैन जिसका नाम है केयस। हाँ, आप ये बेटा सारे कैरेक्टर्स के नेम्स प्लीज साथ साथ लिखते चलें, क्योंकि एंड में आपको जब जल्दी से अपनी स्टोरी लाइन आप रिवीजन करेंगे उस टाइम पर इन कैरेक्टर्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं एक बार आपको पॉज देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके ओथेलो के जो जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम्स आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ओथेलो ट्रेजेडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं एक बार आपको चेक करना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है। तो थोड़ा सा दिमाग में ब्रीफली स्टोरी को याद करते हुए सारे कैरेक्टर्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि आप लोगों की एक रिवीजन हो जाए। अब ये जो अर्ल ऑफ कैंट है, ठीक है, ये केयस के रूप में भी डिस्गाइज होके आते हैं, पहले ये कैंट है। तो क्या है इसका मतलब कि लियर का एक लॉयल फ्रेंड है, सपोर्टर है, और जब कॉर्डिलिया को वो देश निकाला देते हैं, बैनिशमेंट देते हैं, तो उस टाइम कैंट उसको लियर को बताता है कि तुम गलत कर रहे हो। और जब कैंट ये चीज बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो तो गुस्से में लियर क्या करता है, कैंट को भी बैनिश कर देता है। लेकिन बैनिश करने के बाद कैंट अपने आप को केयस के रूप में डिस्गाइज करके हमेशा किंग के साथ साथ ही रहता है, क्योंकि वह अपने राजा के लिए बहुत ही लॉयल है। अब ये जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है, इसके दो बेटे हैं, ठीक है। इसके दो बेटे कौन कौन है, ये अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है और इसके बेटे हैं एक एडगर, ठीक है। एडगर क्या है, एडगर बोले या पुअर टॉम बोले, एडगर को भी पहले ऐसे ही भगा देता है वो अपने छोटे बेटे की बातों में आकर, और एडगर छिपता छिपाता एक पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है अपने आप को, और फिर वो लियर के पास आता है और इस तरह से बीच में वो ग्लाउसेस्टर की हेल्प भी करता है। जब उसको पता चलता है कि उसके फादर अंधे हो चुके हैं तो वो अपने फादर को बहुत पूरे एफर्ट के साथ सपोर्ट करता है। अब ग्लाउसेस्टर क्या है, बड़े वाला बेटा है। एडगर इज ग्लाउसेस्टर्स ओनली लेजिटिमेट हियर, बट ही मस्ट फ्ली एंड हाइड फ्रॉम हिज फादर डिस्गाइज्ड एज पुअर टॉम व्हेन ही कम्स अंडर सस्पिशन। लेकिन ग्लाउसेस्टर का बड़ा बेटा होने के बाद भी और उसका लेजिटिमेट मीन्स होता है जायज रूप से उत्तराधिकारी होने के बाद भी एडगर को भागना पड़ता है अपने फादर से, और वो पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है अपने आप को, अपने भेष बदल के रहता है, क्योंकि उसके फादर को लगता है कि उसके फादर जो हैं ग्लाउसेस्टर, उनको लगता है कि मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है, मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अब फिर जो छोटे वाला बेटा है इसका, ये एक इलेजिटिमेट सन है, ठीक है, नाजायज औलाद है। अब ये एडमंड कैसे हुआ था, ग्लाउसेस्टर की किसी से कोई उसकी बिलीवर्ड थी, उससे उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इनको ये बेटा हो गया था। तो एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनका बेटा था तो ग्लाउसेस्टर ने इसको भी अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन ये क्या है, इलेजिटिमेट है, तो ये लीगली उस टाइम के जो लॉज थे उनके अकॉर्डिंग लेजिटिमेट सन को ही उत्तराधिकारी माना जा सकता था, इलेजिटिमेट सन को नहीं माना जा सकता था। बट ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, लेकिन वो बड़ा ही अपॉर्चुनिस्ट है एडमंड, इविल है, एक इविल सन है, whose ambitious lead him to form a union with Gonril and Regan। अब ये भी गॉनरिल और रीगन की जो सांपनाथ नागनाथ है उन्हीं का एक सपोला है, ठीक है।
और एडमंड भी क्या करता है, बाद में गॉनरिल और रीगन से मिल जाता है, और गॉनरिल और रीगन से मिलके वो क्या करता है, अपने ही फादर के अगेंस्ट प्लॉटिंग करता है, लियर के अगेंस्ट प्लॉटिंग करता है, अपने भाई के अगेंस्ट प्लॉटिंग करता है, राइट। अब है नेक्स्ट ड्यूक ऑफ अल्बानी। अब ड्यूक ऑफ अल्बानी कौन है, गॉनरिल के हस्बैंड है। आप समझे स्टोरी को, देखो किंग लियर है, ठीक है, किंग लियर की 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, किंग लियर की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी कौन सी है बताओ मुझे, गॉनरिल। दूसरे नंबर पे कौन है, रीगन। तीसरे नंबर पे कौन है, कॉर्डेलिया, ठीक है। अब गॉनरिल का जो हस्बैंड है, गॉनरिल का हस्बैंड कौन है, ड्यूक ऑफ अल्बानी, और रीगन का हस्बैंड कौन है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब जो अल्बानी है वो अपनी वाइफ से यानी कि गॉनरिल से अपोजिट है, वो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी की तरह आपको दिखाई देगा ड्यूरिंग द ड्रामा। अल्बानी ग्रोज इन स्टैचर ड्यूरिंग द प्ले एंड अल्टीमेटली फाइंड्स द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट हिज वाइफ्स एफर्ट्स टू हैव लियर किल्ड। बिगनिंग में क्या है, अल्बानी ना थोड़ा सा अपनी वाइफ से डरता है, दब्बू टाइप का है, लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ेगा तो उसको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आती है और वो अपनी वाइफ के जो रॉन्ग एफर्ट्स हैं, जो इविल वो कोशिशें कर रही हैं, उनको रजिस्ट करता है और वो कोशिश पूरी करता है कि लियर जो है वो मारा ना जाए या फिर ना मरे। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल रीगन का ब्रूटल हस्बैंड है, ये भी उसकी तरह क्रूअल है जैसे रीगन है। और कॉर्नवॉल जो बड़ा विशियस एंड सैवेज है एंड ही ट्राइज टू एलिमिनेट लियर एंड ग्लाउसेस्टर। और ये इतना क्रूअल है कि लियर को तो मारना ही मारना चाहता है, साथ में वो ग्लाउसेस्टर को भी मारना चाहता है। अब ग्लाउसेस्टर को क्यों मारना चाहेगा, क्योंकि ग्लाउसेस्टर जो है लियर का बड़ा ही लॉयल फ्रेंड है। अब आता है ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड क्या है ना, गॉन्डिल का स्टीवर्ड है, ठीक है। अब स्टीवर्ड का काम वैसे तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन गॉन्डिल अपने जितने भी इविल काम है इस ऑसवर्ल्ड के थ्रू करती है, तो इसीलिए ऑसवर्ल्ड का कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑसवर्ल्ड इज अ विलिंग अकम्प्लिश टू गॉन्ड्रिल्स प्लॉटिंग एंड प्रूव्स अ फॉयल टू केंट्स डिवोशन टू लियर। अब देखो केंट का, मैंने आपको फॉयल अपनी पिछली वीडियो में बताया था फॉयल का क्या मीनिंग है। फॉयल होता है एक अपोजिट कैरेक्टर। अब देखो केंट भी क्या है, केंट क्या है, देखो कैस के रूप में एक केंट को बैनिश कर दिया जाता है, फिर भी वो अपने उनका लॉयल फ्रेंड बनता है, लॉयल उसका फॉलोवर बनता है, और केंट उसको सही और गलत उन दोनों चीजों के बारे में जरूर बताता है। वहीं ऑसवर्ल्ड क्या है, उसका फॉयल है, उसके अपोजिट है, वो अपना जो मास्टर या फिर अपनी मिस्ट्रेस बोलेंगे गॉन्ड्रिल को, गॉन्ड्रिल के अगेंस्ट वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो केंट के डिवोशन जो है लियर के लिए, उसका एक फॉयल के रूप में इस पूरे ड्रामा में आप देखेंगे। अब इसके बाद है किंग ऑफ फ्रांस। अब मैंने बताया आपको रीगन का कौन है, सबसे बड़ी बेटी है गॉन्ड्रिल, ठीक है। गॉन्ड्रिल का हस्बैंड कौन है, ड्यूक ऑफ अल्बानी, राइट। फिर सेकंड नंबर पे बेटी है रीगन, रीगन का हस्बैंड कौन है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। अब रीगन से छोटी कौन सी है, कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया का हस्बैंड कौन है, किंग ऑफ फ्रांस। तो किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया से शादी करता है ड्रामा के टाइम पर, एंड फ्रांस इज ऑनरेबल एंड विलिंग टू सपोर्ट कॉर्डेलियाज एफर्ट्स टू रेस्क्यू हर फादर। और वो अपनी वाइफ को बड़ा ही प्यार करता है और उसकी वाइफ के जो भी एफर्ट्स होते हैं अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए, उसमें हमेशा उसकी हेल्प करता है। अब एक छोटा सा कैरेक्टर ड्यूक ऑफ बरगंडी का भी है। एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक्ट 1 में है, और इम्पॉर्टेंस क्या है कि बरगंडी का जो ड्यूक है वो भी शादी करने के लिए आया हुआ है कॉर्डेलिया से, और किंग ऑफ फ्रांस भी शादी करने के लिए आया हुआ है फ्रांस से। ये दोनों उसके सूटर हैं, है ना। पहले क्या होता था कि शादी से पहले जो जो मैरिजेबल एज के बॉयज होते थे, जो प्रिंस होते थे, उनको राजा बुलाता था अपनी बेटी के को चुनने के लिए। तो अब वो भी कॉर्डेलिया का सूटर है, ठीक है।
और किंग ऑफ फ्रांस भी एज सूटर आया हुआ है। लेकिन बरगंडी को जब पता चलता है कि राजा ने कॉर्डेलिया को पूरी तरह से कुछ भी नहीं दे रहा है, वो उसको पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है कॉर्डेलिया का, और उसको दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो मना कर देता है इससे कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए, कि मैं तो अगर दहेज नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करने वाला। तो बस इसके इम्पोर्टेंस यही है। तो कहीं ना कहीं थीम में आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि सेल्फिशनेस की बात को, या फिर डॉरी सिस्टम को, या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो उस टाइम पर होती थी इंग्लैंड में, उनको भी इस कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया गया है। फिर एक आता है कुरान। कुरान जो है ग्लाउसेस्टर का सर्वेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब प्लॉट में। फिर एक ओल्ड मैन है जो ग्लाउसेस्टर का टेनेंट है। ये सब अभी छोटे करेक्टर्स हैं, तो इनको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सर्वेंट टू कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल्स रिटेनर्स हु अटैक हिम इन डिफेंस ऑफ ग्लाउसेस्टर। अब ये कॉर्नवॉल का सर्वेंट है, कॉर्नवॉल के जो सर्वेंट्स हैं उनके बारे में, और कॉर्नवॉल के साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं। लेकिन जब ग्लाउसेस्टर को मारने की बात आती है, ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक सर्वेंट इनमें से, कॉर्नवॉल का एक सर्वेंट कॉर्नवॉल को घायल कर देता है जब वो ग्लाउसेस्टर को मारने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर एक डॉक्टर का भी रोल आएगा जो कॉर्डेलिया का अटेंडेंट है, और वो किंग लियर का इलाज कर रहा है। अब एक बार कैरेक्टर मैप के थ्रू समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। देखो बेटा, दो प्लॉट है, एक तो मेन प्लॉट है, एक सब प्लॉट है। मेन प्लॉट में मुख्य केंद्र बिंदु कौन है, सेंट्रल पॉइंट कौन है, प्रोटेगनिस्ट कौन है, किंग लियर। और जो सब प्लॉट है उसमें कौन है, सेंटर पॉइंट अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर। आप प्ले में इसको अकेले ग्लाउसेस्टर के नाम से भी पढ़ने वाले हैं। तो किंग लियर और ग्लाउसेस्टर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और ग्लाउसेस्टर लियर के लिए बड़ा ही लॉयल है, बड़ा ही उसके लिए वफादार है। अब किंग लियर की 3 बेटियां, कौन कौन सी बेटियां हैं, सबसे बड़ी तो है गॉनरिल। ठीक है, सबसे बड़ी है गॉनरिल, दूसरे नंबर पर है रीगन, तीसरे नंबर पर है कॉर्डेलिया। अब गॉनरिल जो है उसकी शादी किसके साथ होती है, अल्बानी के साथ। ये रहा, ये दोनों शादीशुदा हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। रीगन की शादी किससे हो चुकी है, कॉर्नवॉल से हो चुकी है। कॉर्डेलिया की शादी किससे होती है, किंग ऑफ फ्रांस से होती है। और वहीं पर एक अर्ल ऑफ केंट है जो कि एक लॉयल कर्टियर है किंग लियर का। वैसे ही एक जेस्टर है जिसको फूल के रूप में आप देखेंगे, वो भी राजा को सर्व करता है। तो ये पूरी स्टोरी है। और गॉनरिल का एक स्टीवर्ड है ऑसवर्ल्ड। ठीक, अब अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की बात करते हैं। इसके 2 बेटे हैं, एक एडगर जो कि पुअर टॉम के रूप में डिस्गाइज करता है। एडगर क्या है, एडगर उसका लेजिटिमेट सन है, और एडमंड उसका इलेजिटिमेट सन है, बास्टर्ड सन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो इसका एक इलेजिटिमेट सन है। एडमंड के साथ एक्चुअली क्या है ना, ये रीगन और गॉनरिल ये दोनों इसकी सुंदरता के पीछे पागल हैं। ये दोनों मैरिड हैं, शादी होने के बावजूद ये दोनों का ही एक ही मकसद, दोनों का एक ही ड्रीम है कि हम रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं एडमंड के साथ, और ये दोनों ही एडमंड के साथ शादी करना चाहती हैं। तो इसीलिए आगे जाके इसमें पूरे आपको प्ले में दिखेगा कि गॉनरिल और रीगन जो दोनों एक ही प्लॉटिंग कर रही हैं अपने फादर के अगेंस्ट, वो बाद में एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती हैं। तो आगे मैं आपको स्टोरी रिवील करती हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब इसमें थीम क्या क्या होंगे, थीम हम आफ्टर द स्टोरी पढ़ेंगे। सिंबल्स क्या रहेंगे, पैरेलल प्लॉट्स क्या रहेंगे, पहले समरी समझने की कोशिश करते हैं। किंग लियर जो प्ले है वो स्टार्ट होता है, जो सीन 1 होता है उसमें देखते हैं कि कैंट का अर्ल और ग्लाउसेस्टर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि ग्लाउसेस्टर बताता है मेरे 2 बेटे हैं। एडगर जो है तो जो वो मेरा लेजिटिमेट हेयर है, हेयर नहीं बोलते इसको एक्चुअली एयर बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, लेजिटिमेट एयर है, और ये मेरा उत्तराधिकारी है कानूनी रूप से। वही एडमंड जो है मेरा
छोटा बेटा है, इलेजिटिमेट सन है। दिस इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड द सेकेंडरी और सब प्लॉट। Next, King Lear enters to state that he intends to remove himself from life's duties and concerns. Pointing at a map, Lear tells those in attendance that he has divided his kingdom into 3 shares, to be parceled out to his 3 daughters as determined by their protestations of love. अब फिर उसके बाद किंग लियर आ जाता है सीन में, और किंग लियर बोलता है कि मैं अब क्या चाहता हूँ, रिटायरमेंट चाहता हूँ अपनी सारी ड्यूटीज से। तो उसके किंगडम का जो मैप है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये जो पूरा किंगडम है इसको मैं 3 शेयर में बांटने वाला हूँ अपनी तीनों बेटियों में, लेकिन वो बांटने से पहले इनको अपना प्रोटेस्टेशन ऑफ लव दिखाना पड़ेगा, जो मुझसे जितना प्यार करती है उसके हिसाब से मैं इनको डिवीजन दूंगा। तो जो दोनों बड़ी बेटी हैं, गॉन्डिल से पूछता है, रीगन से पहले, सबसे पहले गॉन्डिल से पूछते हैं। तो गॉन्डिल बोलते हैं कि मैं इतना प्यार करती हूँ आपको, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा रीगन से पूछते तो रीगन कहती है कि जितना गॉन्डिल प्यार करती है मैं उससे भी ज़्यादा करती हूँ, स्टार, सन, मून, इन सब से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ आपको। तो अब ये दोनों अपना जो फादर के लिए प्यार है उसको बड़ा एग्जेजरेट करती हैं। इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लें, ये आपको कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग में ज़रूर हेल्पफुल होगा। एग्जेजरेट, ठीक है। लेट मी टेक अ पेन। एग्जेजरेट की वर्ड की स्पेलिंग एक बार अच्छे से याद करें, EXAGGERAT। तो ये दोनों बहनें अपने फादर के प्यार को, जो प्यार करते हैं उसको बड़ा ही एग्जेजरेट करके बताती हैं। और फिर जो यंगेस्ट डॉटर है कॉर्डेलिया, उससे उसकी बारी आती है। उससे पूछता है राजा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो वो कहती है कि ना कम और ना ज़्यादा, मैं तुमसे सिर्फ उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटे को अपने फादर से करना चाहिए, नॉर मोर नॉर लेस एज अ डॉटर डज विद द फादर। तो वो एक उसमें फ्लैटरी नहीं करती है, जैसे कि उन्होंने अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग जो की थी, ऐसा कॉर्डेलिया मना कर देते। उसके फादर फिर बोलते हैं, अब जो ये आपकी फर्स्ट जो कोटेशन है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, तो यहाँ फिर उसके फादर जो किंग लियर, क्योंकि वो राजा हैं, वो अपने आप को बड़ी अथॉरिटी मानते हैं और उसको लगता है कि मेरी तो सिर्फ सब लोगों को तारीफ ही तारीफ करनी चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलोगी और कुछ मेरे को ऐसा नहीं फ्लैटर कर पाओगी जिससे मुझे नापसंद वाली चीज़ बोलोगे आप, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन ही सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कि अगर तुम अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपना कुछ इनपुट नहीं दोगे, तो तुम्हें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन साफ कॉर्डेलिया इस चीज़ को मना कर देती, कहते कि नहीं, मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलूँगी कि मैं सिर्फ तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक फादर को, एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए। क्योंकि एक बेटी के रोल में मैं फादर को प्यार करूँगी, एक वाइफ के रोल में मैं अपने हस्बैंड को प्यार करूँगी, एक बिलवड के रूप में मैं अपने लवर को प्यार करूँगी, जब मैं एक मदर बन जाऊँगी तो मैं अपने मतलब एक मदर वाले रूप में होंगी। तो जितना मेरा जो शेयर बनता है मैं उतना आपको प्यार करती हूँ, ना उससे कम ना ज़्यादा। अब लियर क्या करता है, इस चीज़ से बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, और वो क्या करता है कि कॉर्डेलिया को मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, और अपनी सारी किंगडम को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, एक गॉन्डिल को और दूसरा रीगन को। और फिर डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, कॉर्डेलिया को इस पूरे किंगडम से देश निकाला कर देता हूँ, और वो बैनिश कर देता है कॉर्डेलिया को कि तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अब बाद में जो दोनों सूटर्स आ रखे थे, एक तो किंग ऑफ फ्रांस और एक किंग ड्यूक ऑफ बरगंडी, अब ये दोनों से पूछता है कि भाई हाँ तुम दोनों आए हुए थे आज, तुम इससे शादी करना चाहते थे कॉर्डेलिया से। तो बरगंडी तो साफ मना कर देता है कि दहेज नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस है वो उससे काफ़ी अट्रैक्टिव फील होती है कॉर्डेलिया, और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो बिना डॉरी के हो या फिर बैनिश हो, मैं कॉर्डेलिया से शादी करूँगा। अब जिस टाइम ये सारी चीज चल रही तो ना, कैंट पूरी कोशिश करता है। अब कैंट क्या, एक लॉयल कर्टियर है, ठीक है, अर्ल ऑफ कैंट जो है बड़ा ही लॉयल है, और वो अपने राजा को सही और गलत का आभास करवाना चाहता है। वो पूरी कोशिश करता है कॉर्डेलिया को डिफेंड करने के लिए। तो अब जब वो बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है तो कैंट के ऊपर राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि केवल कॉर्डेलिया नहीं, मैं तुम्हें भी बैनिश कर रहा हूँ। और इतनी देर में फिर गॉन्डिल और रीगन ये डिसाइड करती हैं कि लियर बिकम्स टू मच ऑफ अ न्यूसेंस, दे विल हैव टू डिसाइड व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शंस टू टेक।
और इसी दौरान बीच में फिर गॉन्ड्रिल और रीगन कहती हैं ये कुछ ज़्यादा इनडिसिप्लिन नहीं हो रहा है, इसकी तो फालतू की बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी बकवास को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्पेशल डिसिप्लिनरी एक्शन निकालने पड़ेंगे। और वो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन निकालती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि 1 महीना तो राजा किसके पास रहेगा, गॉन्ड्रिल के पास रहेगा, और 1 महीना राजा किसके पास रहेगा, रीगन के पास रहेगा। तो इससे बाकी बची कुछ जिंदगी में गॉन्ड्रिल और रीगन के पास जा जाकर लियर अपना टाइम पास करेगा। अब क्या है, अभी तक का जो सीन है वहां पर क्या है, किंग लियर इज द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब पॉलिटिकल वे से अगर हम बात करें तो लियर क्या है, बड़ा ही एक अथॉरिटी है, लेकिन अब ये अथॉरिटी किन दोनों के बीच में डिवाइड हो गई है, गॉन्ड्रिल और रीगन के बीच में डिवाइड हो गई है। अब गॉन्ड्रिल और रीगन पावरफुल बन गई हैं पॉलिटिकली, अगर हम बात करें वो उनको अथॉरिटी मिल गई है। अब वहीं फिर जब नेक्स्ट सीन शुरू होता है तो उसमें सब प्लॉट की स्टोरी आपको मिलती है। एडमंड आपको स्टेज पे दिखाई देगा और वो कंप्लेन करेगा कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं कितना नाखुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मैं एक इलेजिटिमेट हूँ, मेरी क्या गलती है, और इसीलिए मेरे को कानूनी तौर पर कुछ भी इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा। एज पार्ट ऑफ हिज प्लॉट टू क्लेम व्हाट इज नॉट हिज, तो कहते कि अब मैं ये चीज़ का कैसे, अब मेरी कोई गलती नहीं फिर भी मैं कैसे ये करूँ कि भाई मेरा भी क्लेम बनता है इन सब चीज़ों के ऊपर। हाँ, एडमंड, और इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए एडमंड गिव्स अ फॉल्स लेटर टू हिज फादर। तो वो क्या करता है, अपने फादर को ना एक झूठा लेटर दे देता है, और उस झूठे लेटर में क्या लिखा हुआ है कि ग्लाउसेस्टर डिक्लेयरिंग दैट एडगर इज प्रपोजिंग दैट दे किल देयर फादर एंड स्प्लिट द वेल्थ बिटवीन देम। तो उस लेटर में उसने क्या लिखा हुआ है कि ग्लाउसेस्टर को हम क्या करते हैं, एडगर ने, जैसे वो लेटर जो है ऐसा दिखाते हैं कि एडगर ने मेरे पास लिख के भेजा हुआ है, और एडगर क्या चाहता है कि हम फादर को किल कर दें, और फादर को किल करने के बाद जो हमारी पूरी वेल्थ है, हमारी जो पूरी धन दौलत है, हम अपने 2 लोगों के बीच में बांट लें। द कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक। द कनिंग एडमंड इजीली कन्विंसेस हिज फादर दैट एडगर कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब एडमंड इस तरह से मतलब पूरा ड्रामा रचता है कि ग्लाउसेस्टर को विश्वास हो जाता है कि एडगर जो है, जो मेरा लेजिटिमेट सन है, उस पर मुझे कोई भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, यह विश्वास के लायक नहीं है। तो ये 2 स्टोरी साथ साथ चल रही हैं। विद इन अ शॉर्ट टाइम लियर मूव्स टू गॉन्ड्रिल्स पैलेस। अब जब लियर अपनी सारी प्रॉपर्टी डिवाइड करता है ना, तो उसमें वो साथ में अपने एक ग्रुप रखता है, रेटिन्यू जिसको हम बोलते हैं। रेटिन्यू का क्या मीनिंग होता है, ये रेटिन्यू वर्ड आप नोट कर लें, आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा। रेटिन्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इम्पॉर्टेंट पर्सन टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल कि जो एक पावरफुल पर्सन है उसको हेल्प, जैसे अब कोई भी आप शूटिंग वगैरह होती है तो उसमें पूरी जो क्रू टीम होती है उसमें एक रेटिन्यू आपको हमेशा मिलेगा कि कौन खाना बनाएगा, कौन मेकअप बॉय होगा, कौन मेकअप गर्ल होगा। ठीक है, कुछ एक अपने खुद के भी ग्रुप रखते हैं कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, तो ये रेटिन्यू है। तो जिस टाइम लियर ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी किंगडम को डिवाइड किया था, तो उसने 100 नंबर ऑफ पीपल वो अपने साथ रखे थे कि ये 100 लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा ये 100 लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये जो रेटिन्यू है ये मेरे साथ रहेगा। और फिर जल्दी अब नेक्स्ट जो सीन आता है, नेक्स्ट एक्ट जो आता है, उसमें आप देखेंगे एक्ट 2 में कि लियर गॉन्ड्रिल के महल में है, और गॉन्ड्रिल लियर को बताती है कि तुम्हारा ये जो ट्रुप है ना, जो तुम्हारा जो रेटिन्यू ये बहुत बड़ा है, तो तुम ऐसा करो, इसको छोटा बना लो, ऐसा बना लो जो थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरस हो, बिहेवियर में बेटर हो, और किंग के रैंक को सूट करता हो, एज को सूट करता हो। 100 लोगों की क्या ज़रूरत है। अब राजा को इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि गॉन्ड्रिल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं राजा हूँ। कहते अब तुम राजा नहीं हो, और ये तुम्हें 100, अब तुम बूढ़े हो चुके, तुम्हारा कोई किंग का रैंक नहीं है, अब तुम्हारी एज भी कम हो चुकी है, तो तुम 100 लोगों की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, इतने लोगों का मैं खर्चा नहीं उठा सकती हूँ, तुम इसको कम कर दो। और इससे क्या होता है, राजा बड़ा गुस्सा होता है एंड सेज ही विल पैक अप हिज पीपल एंड मूव टू रीगन्स पैलेस। और यहाँ फिर वो कहता है कि ये बड़ा ही दुखदाई है एक ऐसे बच्चे को पालना, जो मैंने आपको बिगनिंग में बोलते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेज
हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये आप अच्छे से याद कर लें, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। तो वहां वो गोंडरिल को ऐसा बोलता है, उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसको लगता है कि गोंडरिल घटिया निकली है, मेरी जो दूसरे नंबर की बेटी है रीगन वो ज्यादा अच्छी मिलेगी। लियर्स एंगर कंटिन्यूज टू बिल्ड एंड ही कॉल्स अपॉन नेचर टू कर्स गोंडरिल्स वूम्ब। इन रिस्पॉन्स गोंडरिल टर्न्स आउट 50 ऑफ लियर्स रेटिन्यू। अब लियर को गुस्सा आता रहता है और गुस्से में वो बहुत कुछ उल्टा सीधा अपनी बेटी को बोलता है और वो भगवान से प्रेयर करता है, नेचर से प्रेयर करता है कि इसको अभिशाप मिल जाए, इसको कर्स करता है कि गोंडरिल को कभी बच्चा ना हो, गोंडरिल बांझ रहे। तो गोंडरिल्स वूम्ब को भी वो कर्स करता है और इसी में फिर गुस्से में गोंडरिल क्या करती है कि मैं देखती हूँ तुम्हारे 100 एंड इसमें से 50 करो अभी के भी, और वो उनकी संख्या 50 कर देती है, बाकी 50 को निकाल देती है अपने पैलेस से। अब वहीं दूसरी तरफ इसका जब सीन 2 आता है एक्ट 2 का, तो यहाँ फिर सब प्लॉट है। यहाँ पे एडमंड क्या है, अपने आप को घायल कर लेता है और ये दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है कि एडगर ने उसके ऊपर अटैक किया है। सर्टेन दैट एडगर विल ऑल्सो ट्राई टू किल हिम, ग्लाउसेस्टर प्रोमिसेस टू फाइंड द मीन्स टू मेक एडमंड हिज ईयर आफ्टर हिज एस्केप इनटू द वुड्स। एडगर डिसाइड्स दैट ही विल डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बेडलम बैगर हु विल बी नोन एज पुअर टॉम। अब क्या है ना, यहाँ जो सेकंड सब प्लॉट, सेकंड जो स्टोरी चल रही है, अब जैसे गोंडरिल का यहाँ पर रोल, उसकी जो कनिंगनेस है, जो उसका क्रूएलिटी है वो सामने आ रही है। वहीं सब प्लॉट में जो एडमंड है वो भी एक और कॉन्स्पिरेसी रचता है। वो क्या कॉन्स्पिरेसी रचता है कि वो अपने आप को ही घायल कर लेता है और अपने फादर के सामने इस तरह से दिखावा करता है कि एडगर ने उसके ऊपर अटैक किया है। और फिर ग्लाउसेस्टर को गुस्सा आता है तो कहता है ग्लाउसेस्टर मैं तुम्हें ना इस चीज़ के लिए प्रूफ दे सकता हूँ, और वो प्रूफ देने की कोशिश करता है और प्रूफ देने के चक्कर में वो कहता है कि एडगर तुम कहीं पे छुप जाओ। जब एडगर उसके पास आता है तो एडगर को कहता है कि तुम कहीं पे छुप जाओ क्योंकि ग्लाउसेस्टर तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और यह कह के वो एडगर को भी छुपा देता है, खुद को अटैक कर लेता है और ग्लाउसेस्टर के सामने पूरा ऐसा ड्रामा करता है कि मेरे को एडगर ने अटैक किया है, तुम्हें ना यकीन हो तो वो वहाँ पे छुपा हुआ है, तुम वहाँ पे देख लो। और एडगर क्या है, बिल्कुल पक्का है कि वो तुम्हें भी मार सकता है और मुझे भी मार सकता है। अब ग्लाउसेस्टर उसको प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो एडमंड, मैं आज से डिक्लेयर करता हूँ कि तुम मेरे लेजिटिमेट ईयर बनोगे, मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, और मैं एडगर को जान से मार दूंगा। एडगर जहाँ पर भी होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से ग्लाउसेस्टर जो है ना, अपने इलेजिटिमेट सन एडमंड, जो कि एक क्रूअल पर्सन है, जो एक अनफेथफुल सन है, जो डिसलॉयल है, जो अपने फादर की सिर्फ प्रॉपर्टी चाहता है और उसके अगेंस्ट में है, वो सिर्फ एडगर से नफरत करता है, इसलिए वो सब चीज़ें कर रहा है। तो लेकिन ग्लाउसेस्टर को अपने बेटे पर विश्वास हो जाता है, इलेजिटिमेट सन एडगर पर, सॉरी इलेजिटिमेट सन एडमंड पर, और एडगर वहाँ से छिपता छिपाता भाग जाता है और एडगर ग्लाउसेस्टर से बचते हुए जंगलों में जाके छुप जाता है। और वहाँ एडगर डिसाइड करता है कि मैं अपने आप को का भेष बदल लेता हूँ और बेडलम बैगर। बेटा उस टाइम पर ना इंग्लैंड में जो बेडलम बैगर का मतलब होता था, जो बहुत ही खस्ता हालत वाले जो बैगर्स होते थे उनको बेडलम बैगर बोला जाता था। बेडलम एक जगह है, वहाँ के जो बैगर्स हैं वो सबसे खस्ता हालत वाले बैगर थे। तो वो अपने आप को एक पुअर टॉम के रूप में भेष बदल कर वापस, आप उसको देखेंगे आगे आएगा। मीनवाइल, और उसी टाइम फिर एक्ट 3 है और वहां अब आप देखेंगे कि क्या होता है। कॉर्नवॉल ऑर्डर्स एन इम्पैशन्ड केंट प्लेस्ड इन द स्टॉक्स। लियर अराइव्स एंड क्विकली रियलाइजेस दैट अब ये रीगन के पास पहुंच चुका है, ठीक है। किंग लियर एक्ट 3 में रीगन के पास पहुंच चुका है। रीगन के पास पहुंचने के बाद लियर सोचता है कि मेरी बेटी रीगन जो है वो मुझसे बहुत प्यार करेगी, वो मेरी बातों को समझेगी। लेकिन जो उसका हस्बैंड है कॉर्नवॉल, ठीक है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है, वो उसको देखता है कि उनका जो इम्पैशन्ड कैंट है, अब कैंट बेटा कैंट के रूप में नहीं है राजा के साथ, क्योंकि उसको तो बैनिश कर दिया था। अब यहाँ पर कैंट केयस के रूप में साथ में है, वो राजा के साथ साथ में, क्योंकि वो बड़ा लॉयल है। तो आप कैंट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे इसको केयस वर्ड बोलेंगे। तो कॉर्नवॉल जो है
वो ऑर्डर करता है कैंट को कि तुम ऐसा करो कि जो स्टॉक वाली जगह है वहाँ पर जाकर रह जाओ। हाँ, तो इस और Lear arrives and quickly realizes that Regan has joined Gondril in seeking to reduce Lear's authority. अब लियर भी फिर वहाँ आता है, उसको महसूस हो जाता है कि मैं रीगन के पास आकर उसका इतना बड़प्पन कर रहा था, उसको इतनी तारीफ कर रहा कि तुम ऐसी बेटी नहीं हो, वो ऐसी है, तुम तो जो उसके अब अभी तक क्या था कि लियर चाहता था कि उसके लिए कोई फ्लैटरी करे, लेकिन अब रीगन के पास जगह पाने के लिए लियर ने काफ़ी फ्लैटरिंग की है, लेकिन फ्लैटरी का कोई असर नहीं होता है। रीगन का हस्बैंड है वो भी बड़ा क्रूअल है, वो कैंट के साथ मिसबिहेव करता है और फिर रीगन भी गॉन्ड्रिल को ही ज्वाइन कर लेते, तो लियर को समझ में आने लग जाता है कि दोनों ही बहनें मेरी अथॉरिटी को अब बिल्कुल रिड्यूस कर रही हैं। लियर रिमाइंड्स हिज डॉटर्स दैट ही गेव देम ऑल दैट दे नाउ एंजॉय बट दे आर अनमूव्ड। लियर उनको पूरा ऐसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो मेरा दिया हुआ है, मेरी रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनलेस है। एंड एंग्री लियर कॉल्स फॉर हिज हॉर्स एंड राइड्स इनटू द स्टॉर्म विद हिज फूल फॉर प्रोटेक्शन। अब लियर को समझ में आ जाता है कि मुझे कोई नहीं आश्रय देने वाला है, तो वो क्या करता है, बाहर तूफान है, रीगन कहते हैं कि हमें नहीं पता, तेरे को जो करना है तो कर ले, हम तो ऐसे ही रखेंगे, और ये जो तेरे 50 साथ में घूम रहे हैं ना तेरे जो ट्रुप में, इनको भी हम अब कम करने वाले हैं। तो कैंट को तो हमने पहले ही भगा दिया, कैंट नहीं केस को तो हमने पहले ही भगा दिया और बाकी लोगों को भी हम भगा देंगे। तो इससे गुस्सा होकर लियर बाहर तूफान आ रखा है, तूफान में ही घोड़े के ऊपर बैठकर और वो प्रोटेक्शन के लिए अपने फूल के साथ कि भाई मुझे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल जाए, ये सोच के वो बाहर निकल जाता है। और रीगन उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है कि उसका फादर स्टॉर्म में जा रहा है, कहाँ रुकेगा, कैसे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Exposed to the storm, the fool attempts to reason with his king, but Lear will have no part of submission, especially before his daughters. अब ये जो फूल है ना वो बीच बीच में ऐसे कमेंट करता रहता है, कुछ कुछ ऐसे हंसी खुशी की बात करता है। अब जैसे वो टोपी देता है फूल अपनी कि ये लो तुम अपनी मेरी टोपी पहन लो राजा, और मेरी टोपी पहन के तुम फूल नहीं बन सकते क्योंकि तुम तो महा फूल हो, बहुत ही मूर्ख, फूल वाला तो तुमने कोई काम नहीं किया, उससे भी ज़्यादा फूल में तो फिर भी इंटेलिजेंस है, मेरे में तो फिर भी इंटेलिजेंस है, और तुम में तो वो भी इंटेलिजेंस नहीं है। वो मतलब बीच बीच में हंसाने की भी कोशिश करता है, और लेकिन लियर के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके पास कोई सबमिशन के लिए बात नहीं है, वो सिर्फ उन चीज़ों को सुनता है और उनको नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसकी डॉटर्स जो हैं उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। और जब वो स्टॉर्म में तूफान में घूम रहे हैं, प्रोटेक्शन की कहीं पे कोशिश करेंगे चलो कोई जगह मिल जाए जिससे हम तूफान से बच पाएँ, तो उन्हें एक झोपड़ी मिलती है, ठीक है, और उस झोपड़ी के अंदर उनको दिखाई देता है कि उस झोपड़ी में कोई आदमी है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो कौन मिलता है उसके अंदर, पूवर टॉम, जो अपने आप को पूवर टॉम बताता है, बट एक्चुअली पूवर टॉम कौन है, एडगर है। स्टोरी समझ में आ रही तो प्लीज यस करके लिखो कमेंट बॉक्स में। अब ग्लाउसेस्टर टेल्स एडमंड ऑफ द प्लॉट टू सेव द किंग, अनअवेयर दैट ही इज डिवल्जिंग द प्लान्स टू अ ट्रेटर। अब ग्लाउसेस्टर क्या है ना, आगे स्टोरी में क्या होता है ना बेटा, जो रीगन है और कॉर्नवॉल है वो दोनों इसके पास आ जाते हैं, ग्लाउसेस्टर के पास, ग्लाउसेस्टर के पैलेस में, और वहाँ ग्लाउसेस्टर उनका होस्ट हो गया। अब ग्लाउसेस्टर उनके पास पहुँच जाता ग्लाउसेस्टर की क्योंकि ड्यूटी है, क्योंकि मेन अथॉरिटी कौन हो गई है, अब मेन अथॉरिटी हो गई है रीगन और गॉन्ड्रिल। तो रीगन और कॉर्नवॉल जब उसके पास पहुँचते तो ग्लाउसेस्टर उनको अच्छे से होस्ट करता है, उनकी पूरी यजमानी करता है और उनकी सारी बातों को मानता है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ बोलता है कि तुम लोगों ने ना गलत किया, किंग लियर बाहर उसमें है, तूफान में है, और उसका कोई अता पता नहीं है और तुम दोनों इधर हो। और वो दोनों वहाँ पर क्यों आते हैं, वो गॉन्ड्रिल का वेट कर रहे हैं कि गॉन्ड्रिल यहाँ पर आए और फिर हम कुछ ना कुछ किंग लियर का इलाज कर सकें, उसका मतलब फैसला ले पाएंगे भाई हमें क्या करना चाहिए। तो इसी टाइम पे ना ग्लाउसेस्टर क्या करता है, एडमंड के पास जाता है और वो सारी बात बताते हैं कि रीगन कितनी ख़राब है, कॉर्नवॉल कितना ख़राब है, गॉन्ड्रिल कितनी ख़राब है, कैसे ना कैसे करके हमें किंग लियर को बचाना है। अब उसको ये आइडिया भी नहीं कि एडमंड जो है वो खुद मतलब एक तरह से षड्यंत्रकारी है, क्योंकि एडमंड तो किसको ज़्यादा किसकी बातों को पसंद करेगा, वो तो गॉन्ड्रिल और रीगन की बातों को ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि उन दोनों के साथ उसका रोमांस चल रहा है, वो दोनों से ही शादी करना चाहता है।
तो उसको ये आइडिया ही नहीं है कि ग्लाउसेस्टर को कि मैं एक ट्रेटर को, एक गद्दार को सारी स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे राजा को बचाया जा सकता है। एडमंड इमीडिएटली रिजॉल्व्स टू टेल कॉर्नवॉल ऑफ द प्लान, और जैसे ही फिर ग्लाउसेस्टर उसको सारा प्लान बताता है तो एडमंड निश्चय कर लेता है कि अभी के अभी जाके मैं कॉर्नवॉल को सारी बातें बता दूंगा। कॉर्नवॉल कौन है? रीगन का हस्बैंड, जो कि बड़ा ही क्रूअल है। एडमंड सून रिसीव्स हिज अवार्ड, और जब वो कॉर्नवॉल को जाके सारी बात बताता है तो कॉर्नवॉल बड़ा खुश होता है और एडमंड को अवार्ड देता है, उसको एक अच्छी चीज देता है। वो क्या देता है कि आज से अब ग्लाउसेस्टर का जो अर्ल है वो तुम होगे, ग्लाउसेस्टर खुद नहीं होने वाला है। तो ये सारा लैंड, ग्लाउसेस्टर एरिया का ये सब कुछ अब तुम्हारे नाम है। और उसके बाद क्या करता है एडमंड ग्लाउसेस्टर को मतलब ये चीज ग्लाउसेस्टर को पता चलती तो ग्लाउसेस्टर बड़ा ही नाखुश होता है और ग्लाउसेस्टर को कैप्चर कर लेती है रीगन, क्योंकि वो बार बार लियर को सपोर्ट कर रहा था। द कैप्चर्ड ग्लाउसेस्टर इज टॉर्चर्ड बाय रीगन, और रीगन उसको काफी टॉर्चर करती है। हु फ्रेंडिशली प्लक्स एट हिज बियर्ड, और वो मतलब इतनी क्रूवल है कि वो ऐसे बड़े था, अच्छा ओ सॉरी फ्रेंडिशली नहीं, फाइंडिशली, यानी कि दुश्मनी रूप से वो उसकी ना दाढ़ी का बाल भी उखाड़ लेती है, उसका टॉर्चर करती है, उसको कैप्चर कर रखा है। तो एक बड़ा ही दर्दनाक सीन आपको स्टेज पे मिलेगा जब रीगन ग्लाउसेस्टर को टॉर्चर कर रही है, और वहीं पर फिर उसी टाइम कॉर्नवॉल भी आता है, और कॉर्नवॉल भी कहता है कि अच्छा तू लियर की मदद करेगा तो तेरे को मैं देखता हूँ। और ग्लाउसेस्टर क्या करता है, कॉर्नवॉल क्या करता है, ग्लाउसेस्टर की दोनों आंखों को बाहर निकाल लेता है, वो गाउज आउट, मतलब उनको उखाड़ लेता है, उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है। बट नॉट बिफोर ऑफ ड्रॉज अ स्वॉर्ड एंड स्टेज डाइज ऑफ हिज वुंड्स। एक सेकेंड, ये शायद पिक्चर के नीचे थोड़ा सा आ गया है, मैं एक बार इसको छिपा देती हूँ। अब सॉरी, तो जब ग्लाउसेस्टर की आंखें निकाल रहा होता है ना वो, तो एक उसके सर्वेंट को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैंने जो बताया था ना कॉर्नवॉल के जो सर्वेंट्स हैं, तो उसमें से एक सर्वेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करता है कि मेरे मालिक की तू ऐसे कैसे निकाल सकता है। वो तलवार निकाल के कॉर्नवॉल को घायल कर देता है, उसको अंदर वो घुसा देता है, तलवार को स्टैब कर देता है। और इससे क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ही कॉर्नवॉल जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये अभी नहीं हुई है, अभी तक तो वो सिर्फ बीमार ही है। और उसी टाइम फिर आगे क्या होता है, अब दूसरा जो नेक्स्ट एक्ट आता है उसमें आप देखते हैं एडगर इज बहुत शॉक्ड एंड डिसमेड व्हेन अ ब्लाइंडेड ग्लाउसेस्टर इज लेड इन बाय वन ऑफ हिज टेनेंट्स। अब ग्लाउसेस्टर वहां से बच जाता है, पैलेस से निकल जाता है, और वो भी बाहर घूमता है, वो बाहर ढूंढ रहा है अपने किंग लियर को, वो सब जगह ढूंढता फिर रहा है कि कहाँ है मैं। और वो अंधा है, ठीक है, ग्लाउसेस्टर जो है अंधा है, उसको अभी तक इस चीज के लिए वो पूरी तरह से भी अवेयर नहीं हुआ है कि एडमंड ने ही ऐसा किया है, उसको पूरा आइडिया भी नहीं आ रहा है, और कुछ कुछ उसको थोड़ा सा पता भी चलने लग जाता है। और लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि कॉर्नवॉल भी मारा जा चुका है, और कॉर्नवॉल इसलिए मारा गया है और एडमंड ने उसको क्योंकि सारी चीज़ें बता दी, हम अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर एडमंड बन चुका है, तब ग्लाउसेस्टर भी भटक रहा है जैसे लियर भटक रहा है, तो ये सब प्लॉट भी सेम ही फॉर्म में चल रहा है। तो एडगर को बड़ा झटका लगता है और वो बड़ा ही उदास हो जाता है कि मेरे जो फादर हैं वो ब्लाइंड हो चुके हैं, और एक जो किराएदार था वो उनको वहां तक लेकर आता है। द डिस्गाइज्ड एडगर एग्रीज टू टेक ग्लाउसेस्टर टू द क्लिफ ही सीक्स। अब ग्लाउसेस्टर ना बड़ा ही दुखी है, ना तो उसको राजा लियर मिल रहा है, और वो इस पश्चाताप में, इस गिल्ट में जी रहा है कि क्यों मैंने मेरे बेटे एडगर को अपनी सारी चीज़ों से निकाल दिया, क्यों मैं उसकी जान के पीछे पड़ा। उसको बड़ा ही दुख हो रखा है इस चीज़ के लिए। तो वो सबसे एक ही प्रार्थना करता है कि मुझे कैसे करके एक ऊंची चोटी पर ले जाओ जहाँ से मैं गिरूं और मैं मर जाऊं। ही वॉन्ट्स टू सुसाइड,
वो मरना चाहता है ग्लाउसेस्टर। उसको बड़ा ही दुख हो रखा है कि मैंने अपने बेटे एडगर के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा किया, और अच्छा हुआ कि मैं अंधा हो गया, क्योंकि ये मेरे पापों का सिला है, जो मैंने गलत काम किए उनका सिला है। अब दिस गाइड एडगर एग्री करता है, पुअर टॉम है क्योंकि वो तो अब है ना, तो पुअर टॉम एग्री करता है ग्लाउसेस्टर को कि ठीक है, मैं एक क्लिफ ढूंढ देता हूँ, एक चोटी ढूंढ देता हूँ कि जहाँ से तुम गिरोगे और फिर तुम मर जाओगे। लेकिन यह है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि इसमें तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। और ग्लाउसेस्टर उसको बोलता है कि पुअर टॉम, मेरे पास जो भी पैसा मनी है, मेरा पर्स जो है, ये सब कुछ तुम ले लेना बदले में, लेकिन मुझे मौत दे दो। तो इस तरह से, लेकिन वो करता, क्योंकि ग्लाउसेस्टर तो उसका फादर है, तो वो अपने फादर को ड्यूप करता है, उसके सामने ना एक ऐसी झूठी बात रचता है। वो एक्चुअली उसको किसी क्लीफ पर नहीं लेके जाता है, वो उसको हल्की सी छोटी सी ऊंचाई पर चीज लेके जाता है, और उसके सामने बखान ऐसा करता है कि अब हम एक ऐसे बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ गए हैं, यहाँ से बहुत ही नीचे, बहुत डीप आपको वो वैली दिखाई दे रही है, यहाँ से जो भी गिरेगा, एक पत्ता गिरा है, वो पत्ता गिर के बिल्कुल नीचे गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, और तुम भी अब मर जाओगे, ऐसे ऐसे करके उसको पूरा विश्वास दिलाता है कि तुम एक क्लिफ पर हो। लेकिन वो एक्चुअली ड्यूप कर रहा है, वो किसी क्लिफ पर नहीं, वो छोटी सी हल्की सी ऊंचाई के ऊपर होते हैं, हल्का सा एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ले जाता है, और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, अब तुम कूद जाओ। तो ग्लाउस्टर जंप करता है, क्योंकि ग्लाउसेस्टर के दिमाग में तो क्या है, उसके दिमाग में तो यही है कि मैं एक ऊंची चोटी पर हूँ और मैं अभी गिरूंगा और मर जाऊंगा। तो वो जब जंप करता है तो वो अपना होशो आवाज़ खो देता है, और उसको फिर ये पूरी तरह से ये लगता है कि मैं मर गया हूँ। लेकिन जब उसको होश आता है तो एडगर उसको कन्विंस करता है, पुअर टॉम जो है वो उसको कन्विंस करता है कि तुम इतनी ऊंची चोटी से गिरने के बाद भी क्या है, तुम बच गए हो। और वहीं पर फिर क्या, ऑसवर्ल्ड आ जाता है। ऑसवर्ल्ड कौन है? स्टीवर्ड है गॉन्ड्रिल का क्योंकि गॉन्ड्रिल ने क्या कहा था कि तुम्हें कुछ भी करके क्या है, इसको ग्लाउसेस्टर को मार देना है। और ऑसवर्ल्ड आ जाता है, ऑसवर्ल्ड आता है और वो फिर ग्लाउसेस्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मारने की बजाय क्या, क्योंकि एडगर वहां पर है, और एक बेटा, जब एक वफादार बेटा हो तो वो अपने पिता को कैसे मरने दे सकता है, और वो ऑसवर्ल्ड को किल कर देता है, ऑसवर्ल्ड की डेथ हो जाती है। एज ही लेज डाइंग ऑसवर्ल्ड गिव्स एडगर अ लेटर। और जब वो मर रहा होता है तो ऑसवर्ल्ड, एक्चुअली जब ऑसवर्ल्ड निकला था ना अपने घर से, यानी कि अपने पैलेस से, गॉन्ड्रिल के पास से जब वो निकला था, तो गॉन्ड्रिल ने ना उसको एक लेटर दिया था। हाँ, और वो लेटर एक्चुअली किसको देना था? एडमंड को देना था उसको, और रास्ते में उसको ग्लाउसेस्टर भी मिल गया। तो ऑसवर्ल्ड फिर उस लेटर को क्या करता है, एडगर को दे देता है, और वो एडगर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि एडमंड जो है वो अल्बानी को मार दे। अल्बानी कौन है? अल्बानी एक अच्छा हस्बैंड है, एक गुड वैल्यूज वाला ड्यूक है, जो कि गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। और गॉन्ड्रिल क्या चाहते हैं कि अगर हस्बैंड मर जाएगा तो उसके लिए सारे रास्ते साफ हो जाएंगे, वो शादी कर पाएगी फिर एडमंड के साथ। तो उसने लेटर लिख के ऑसवर्ल्ड को दे रखा था कि तू जाके ये लेटर एडमंड को दिया, और अल्बानी को, ताकि एडमंड क्या है, अल्बानी को मार दे। अब गॉन्ड्रिल एंड एडमंड सून लर्न दैट अल्बानी इज अ चेंज्ड मैन। अब गॉन्ड्रिल और एडमंड दोनों को ये चीज समझ में आ जाती है, अल्बानी अब चेंज हो चुका है। वन हु इज प्लीज्ड टू लर्न ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेजन बाय फ्रांस एंड डिस्प्लीज्ड व्हेन ही लर्न्स दैट ग्लाउसेस्टर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हिज यंगर सन एडमंड। अभी तक क्या था, अल्बानी अपने आप को, जैसे जब भी गॉन्ड्रिल लियर के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, है ना, अब क्या है ना, अल्बानी अभी तक तो क्या सोच रहा है कि मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, मॉरली ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैं इसकी सारी बातें मानूं, और किंग लियर की बेटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कि भाई ये वो मेन राजा था, उसकी बेटी है, तो मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए, इसकी बातें माननी चाहिए। लेकिन पर्सनली तौर पर देखे तो अल्बानी को अपनी वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी तक तो गॉन्ड्रिल को ये लग रहा था ये तो बेवकूफ़ है, ये तो उल्लू है, सारी बात मेरी मानेगा ही। लेकिन अब अल्बानी चेंज हो चुका है। अल्बानी क्या है, वन हु इज प्लीज टू लर्न ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेजन बाय फ्रांस एंड डिस्प्लीटेड व्हेन ही लर्न्स दैट ग्लाउसेस्टर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हिज यंगर सन एडमंड।
अल्बानी को जब ये पता चलता है कि ग्लाउसेस्टर का जो मेन उत्तराधिकारी अब एडमंड बन चुका है, तो उसको इस बात से भी बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसको भी एक लेटर लास्ट में लेटर मिलेगा जिससे ये पता चलेगा कि एडमंड जो है वो गोंडल से मिला हुआ था। सेकेंडली वो इस बात से भी खुश होता है जब उसको ये पता चलता है कि फ्रांस का जो राजा है वो उनके ऊपर युद्ध के लिए चढ़ाई कर रहा है। अब फ्रांस का राजा युद्ध के लिए चढ़ाई क्यों कर रहा है? क्योंकि किंग लियर जो है, कॉर्डिलिया के पास जैसी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कैंट जो है केएस के रूप में जाके और उधर बताता है, कॉर्डिलिया तक मैसेज करवा देता है एक जेंटलमैन से कि तुम्हारा जो पिता है वो ऐसी तूफानों में घूम रहा है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो मैसेज वो एक जेंटलमैन के थ्रू वहां तक पहुंचवाता है, एक ओल्ड मैन के थ्रू, जेंटलमैन के थ्रू वहां। जब कॉर्डिलिया को ये चीज़ पता चलती है तो वो अपने राजा जो कि किंग ऑफ फ्रांस है, अपने हस्बैंड, उसको बोलती है और फिर वो इस तरह से लियर को ढूंढ के अपने ट्रुप में ले लेती है। और आपको पहले से पता होगा फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों में हमेशा से ही तनातनी रही है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में फिर युद्ध शुरू हो जाता है। अभी तक तो इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा पहले तो था लियर, लेकिन अब लियर तो पागल हो चुका है, वो तूफानों में घूम रहा है, उसके ऊपर अपना खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना होशो आवास खो चुका है क्योंकि उसकी बेटियों ने उसके साथ गलत किया है। तो अब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा है। अब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध होने की बात जब शुरू होती है तो इंग्लैंड की तरफ से कौन राजा बनेगा? मतलब राजा तो कोई है नहीं, गोंडिल और रीगन यही दोनों एयरस हुई, तो यानी कि उनके हस्बैंड जो हैं वो भी वो जाएंगे वॉर में, वो जाएंगे बैटल में। तो अब अल्बानी खुश होता है, उसको लगता है भी देखी जाएगी, या तो फ्रांस जीतेगा या फिर मैं जीतूंगा या फिर हम जीतेंगे। और वो इस चीज से भी नाखुश है कि भी ग्लाउसेस्टर का जो बेटा है, जो यंगर बेटा है, वो इनहेरिट बन चुका है, उसने इनहेरिट कर लिया है सब कुछ। Meanwhile, Cordelia learns to her father's deteriorated mental condition and returns to England with an army to defend her father. Within a short time, Cordelia and her father reunite. अब जो ये कॉर्डेलिया और उसके फादर जब रीयूनाइटेड होते हैं ना बेटा, तो वहाँ बड़ा ही एक सिंपैथेटिक सीन, एक बड़ा ही पिटीफुल, फुल ऑफ इमोशन सीन आता है। फादर जो है उसका जब वो बताते हैं कि तुम कॉर्डेलिया के ट्रुप में आ चुके, कॉर्डेलिया ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया हुआ है, कॉर्डेलिया तुम्हारा ध्यान रखना चाहती है, कॉर्डेलिया तुमसे मिलना चाहती है। तो लियर मना करता है क्योंकि लियर को इतनी शर्म आ रही है कि जिस बेटी को मैंने देश निकाला देता है, जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, वही बेटी क्या है मेरी आज मदद करे, वही मेरा ध्यान कर रही है, वही मेरी केयर कर रही है। तो वो इसको मना करता है। लेकिन कॉर्डेलिया एक सच्ची बेटी है, वो अपने पिता के सारे फर्ज, पिता के लिए जो उसके सारे फर्ज है उनको पूरा करना जानती है, और वो आके अपने फादर से मिलती है और बड़ा ही एक ऐसा लगता है कि अब सारी चीज़ें खुश खुश, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होने वाला है। तो लोगों को लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये कथारसिस नहीं है, ठीक है। कथारसिस अभी आगे आएगा विद द डेथ ऑफ कॉर्डेलिया। अब हालांकि अल्बानी का क्या इंटेंशन है? अल्बानी का इंटेंशन है कि वो लियर को बचाए, लेकिन क्या होता है जब युद्ध होता है तो उसमें फ्रांस हार जाता है और इंग्लैंड जीत जाता है। तो फ्रांस हार गया है और इंग्लैंड जीत गया है। अब इंग्लैंड जब जीता है तो वहां पर कौन कौन है उसकी सेना में? इंग्लैंड की जो सेना है जो युद्ध लड़ रही, उसमें अल्बानी है, ठीक है। अल्बानी के बाद आपका कॉर्नवॉल मारा जा चुका है, क्योंकि जब ग्लाउसेस्टर के साथ उसने आंखें निकाली थी तो एक सर्वेंट ने उसको घायल कर दिया था। और अब कॉर्नवॉल जिंदा नहीं रहा है, रीगन है बची है जो कि एक विडो है, और अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर भी युद्ध में शामिल है। लेकिन अब आपको पता होगा कि अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर नहीं है, अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर बन चुका है एडमंड, है ना, एडमंड बन चुका है। तो एडमंड और अल्बानी ये दोनों मिलके युद्ध कर रहे हैं और अंत में इंग्लैंड जीत जाता है। इंग्लैंड जीतने के बाद क्या करते हैं फिर फ्रांस के जो भी सेना के लोग हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। तो जब बंदी बनाया जाता है तो वो लियर को भी बंदी बना लेते हैं और कॉर्डेलिया को भी बंदी बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को बंदी बना के वो जेल में डाल देते हैं। और जब इन दोनों को जेल में डाला जाता है, लियर और कॉर्डेलिया को, तो लियर बहुत ही खुश है। देखो कहाँ एक राजा एक सिंहासन पर, थ्रोन पर बैठता है, अथॉरिटी चलाता है,
अब वो बहुत खुश है कि चलो बेशक जेल में ही सही, हम दोनों रीयूनाइटेड तो हैं, हम दोनों साथ में तो रहेंगे, कि इतना छोटा सा हिस्सा है, किंगडम का कोई लालच नहीं, मोह माया से दूर हो चुका है लियर, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी कॉर्डेलिया दिखाई देती है, वो बड़ा खुश है कि चलो हम दोनों साथ में रहेंगे। तो अल्बानी उस टाइम में कोशिश ये करता है कि मैं कैसे भी करके लियर को बचाऊं और कॉर्डेलिया की लाइफ को बचाऊं, क्योंकि जो भी बंदी बनाए जाएंगे, जो भी प्रिजनर्स होंगे, उनके लिए अंत में उनको मारना होगा। लेकिन एडमंड ने पूरा निश्चय कर रखा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको मारने वाला हूँ, कॉर्डेलिया और लियर को मैं मारने वाला हूँ। एडमंड ऑर्डर्स दैट लियर एंड कॉर्डेलिया बी इम्प्रिजन्ड। एडमंड ऑर्डर देता है कि लियर और कॉर्डेलिया को इम्प्रिजन कर लिया जाए। अल्बानी, गॉन्ड्रिल एंड रीगन ज्वाइन एडमंड। और जब एडमंड ये पूरा बोल के हट जाता है तो उसी टाइम फिर सीन में अल्बानी, गॉन्ड्रिल और रीगन भी आते हैं और उन सबके बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, एक झगड़ा सा, एक वाद विवाद शुरू होता है सारे कैरेक्टर्स के बीच में। एडमंड की जो ट्रेचरी है वो रिवील हो जाती है, एडमंड ने जो धोखाधड़ी की थी वो सबके सामने रिवील हो जाती है। एंड ही इज वुंडेड इन अ फाइट विद एडगर, क्योंकि अब वहां एडगर भी आ जाता है और एडगर सारी बात बताता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ऐसा किया था, जो पुअर टॉम के रूप में था और वो एडगर के रूप में आ जाता है। होम एडमंड डज नॉट रिकॉग्नाइज एज हिज ब्रदर, क्योंकि वो पुअर टॉम के रूप में है तो एडमंड उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता कि भाई एडगर मेरे ऊपर क्यों चाकू चला रहा है, क्यों तलवारों से मुझे मार रहा है। सून रीगन डाइज। और उसी टाइम ना फिर जब इन दोनों की झगड़ा चल रहा होता है, एडमंड और रीगर का झगड़ा चल रहा होता है, तो क्या होता है ना, रीगन ऐसे बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, मुझे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। लेकिन एडमंड ना उस टाइम उस चीज को केयर नहीं करता है, उसको बस वो, क्योंकि वो एडगर से लड़ाई कर रहा है, पुअर टॉम से लड़ाई कर रहा है, और एक्चुअली रीगन पेट में दर्द है, पेट में दर्द है ऐसे बोलते हुए उसको ऑफ स्टेज लेके जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि रीगन मर चुकी है। और रीगन क्यों मरती है? क्योंकि रीगन को गॉन्ड्रिल ने जहर दे दिया था। और जब गॉन्ड्रिल को ये चीज पता चलती है कि भाई ऐसा हो गया है, इसको जहर दे दिया गया है, सॉरी गॉन्ड्रिल के सामने जब सबके सामने ये खबर आती कि रीगन मर चुकी है, तो गॉन्ड्रिल को भी एकदम से पश्चाताप होता है कि एडमंड को पाने के लिए मैंने रीगन को मार दिया, तो वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। अब क्या है, सिंस ही इज नाउ डाइंग, एडमंड एडमिट्स दैट द चार्जेस अगेंस्ट हिम आर ट्रूथफुल। अब एडगर और एडमंड की जब लड़ाई हो रही थी तो एडमंड को लास्ट में रियलाइज होता है कि अब मैं मरने तो वाला ही हूँ, क्यों ना कुछ मैं अच्छी चीज भी कर दूं। और वो फिर ये चीज स्वीकार करता है कि जो भी उसके ऊपर इसने पुअर टॉम ने जो भी चार्जेस लगाए हैं वो सच हैं और वो झूठ, मतलब उसने सब कुछ गलत गलत ही किया है। और वो फिर ऐसे कहता है कि भाई चलो तुम, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे ये तो बताओ तुम हो कौन जो मुझे मार रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी से तलवारों से घायल हो चुका हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो कौन हूँ मैं। फिर एडगर बताते कि मैं तो तुम्हारी ही लीनियज से, तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा खुद का भाई हूँ। और फिर वो सारी न्यूज़ बताता है अपने फादर की, कैसे ग्लाउसेस्टर भी जो है वो मारा जा चुका है, वो भी अब वहाँ युद्ध में मारा गया। युद्ध में क्या मारा गया कि मतलब उसको जब ग्लाउसेस्टर जो है अंधा हो चुका है, पीड़ित है, और वो भी अपने राजा के लिए ढूंढ ढूंढ के राजा को वो परेशान हो जाता है और अंत में मर ही जाता है। अब एडमंड जो है, who says he wants some good to come from so much death, reveals his and Gondryl's plan to have both Lear and Cordelia murdered and to have Cordelia's death appear as suicide। और फिर वो ये भी बताता है एडमंड मरने से पहले कि कैसे उसने प्लान किया कि लियर और कॉर्डेलिया को मारा जाएगा और ऐसा दिखाया जाएगा कि कॉर्डेलिया की जो डेथ है वो एक सुसाइड के रूप में दिखाई जाएगी। एफर्ट्स टू रिसाइन दीज ऑर्डर्स आर टू लेट। और तभी अल्बानी को एकदम से होश आता है, अरे इसका मतलब तो कॉर्डेलिया और लियर को मारा जा चुका होगा, कॉर्डेलिया को पहले मारने की बात कर रहे हैं, तो कहीं कॉर्डेलिया मर नहीं गई हो। तो वो जल्दी से ऑर्डर करता है कि भाई नहीं कॉर्डेलिया के पास जाओ, उसको चेक करो कि कहीं वो मर तो नहीं गई है। लेकिन जब ये सब बातें चल ही रही होती, वो ऑर्डर दे ही रहा, तो उसी टाइम में लियर एंटर करता है और उसकी हाथों में उसकी मरी हुई बेटी है, कॉर्डेलिया है, वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, वो पागल सा हो चुका है, उसको वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि कॉर्डेलिया की डेथ हो चुकी है। और वो इसी गम में क्या है, वहीं स्टेज पर ही राजा लियर जो है वो भी मर जाता है और अपनी जो उसकी बेटी है, उसकी यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया जो है उसको कवर किया जाता है। और मतलब बड़ा ही पेनफुल है। यहाँ पर कथारसिस है, ये है कथारसिस, जब कॉर्डेलिया की मरी हुई कॉर्डेलिया को अपनी बाहों में लेकर राजा
लियर जो कि कभी राजा था वो स्टेज पर आता है और वो बहुत पश्चाताप कर रहा है कि मेरी बेटी, ये कीड़ों की ज़रूरत क्या, इंसेक्ट को किस लाइफ की क्या ज़रूरत है, मेरी बेटी को ज़रूरत है, इसे ज़िंदा करो। तो वो इस तरह से पूरा मौन कर रहा है, बड़ा ही दुखी है। और अल्बानी कैंट को इन्फॉर्म करता है, एडगर को इन्फॉर्म करता है कि अब तुम्हें किंगडम को रूल करना है दोनों को साथ में। कैंट भी अपनी रियल आइडेंटिटी बता चुका होता है अल्बानी को और एडगर की भी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है। बट कैंट रिप्लाइज दैट ही विल सून लीव द वर्ल्ड टू जॉइन हिज मास्टर। लेकिन कैंट जो है वो अपने राजा का एक बड़ा ही लॉयल वफादार कॉर्टियर रह चुका है। तो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई साम्राज्य की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस पूरे संसार को छोड़ के मैं भी अपने मास्टर किंग लियर के पास जाना चाहता हूँ। एडगर इज लेफ्ट टू स्पीक ऑफ द सैड वेट ऑफ दीज इवेंट्स विच एवरी वन मस्ट नाउ एंडोर। अब केवल एडगर बच जाता है और एडगर को ही अब सारा जो दुख है, वो सारी जो घटनाएं हुई हैं उनको सहन करना है। और आगे जाके ऐसा लगता है कि भी अब एडगर जो है वो इंग्लैंड को रूल करेगा। तो इस तरह से ये पूरी समरी है। अब जल्दी से हम इसके थीम्स को पढ़ लेते हैं। डिड यू लाइक द ट्रेजेडी? आई बिलीव ऑफ कोर्स यू हैव लाइक्ड इट। तो थीम्स की बात करते हैं। एक तो इसमें जस्टिस की बात है, राजा ने इनजस्टिस किया अपनी डॉटर कॉर्डेलिया के साथ, तो पोएटिक जस्टिस जो है वो यहाँ पर हुआ। फिर अथॉरिटी वर्सेस केओस, कि राजा अपने आप को एक पॉलिटिकल अथॉरिटी मानता है और उसके गलत डिसीजन से केओटिक सिचुएशन हो जाती है। रिकंसिलिएशन मीन्स होता है पुनः मेल मिलाप, सामंजस्य और समन्वय। कॉर्डेलिया का किंग लियर के साथ और ग्लाउसेस्टर का अपने बेटा एडगर के साथ दोबारा से मिलन होता है। एक मैडनेस का भी थीम है कि किस तरह से जो गलत किए हुए फैसले हैं वो इंसान का कॉन्शियसनेस लेवल खत्म कर देते हैं एंड द पर्सन बिकेम इनसेन। आई एम इनसेन, आई एम इनसेन, ऐसे करके भी ना आपको कोटेशंस मिलेंगे किंग लियर जो तूफान में जब बोल रहा है। और फिर बिट्रेयल, फैमिली एंड चिल्ड्रन। अब जो राजा है ना, वो है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो अलग चीज दिखाई गई है वो एक फैमिली और चिल्ड्रन के बारे में दिखाई गई है कि किंग लियर बेशक से एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, बट साथ के साथ इसमें जो फैमिली डायनामिक्स हैं, चिल्ड्रन एंड फैमिली डायनामिक्स, उनको भी डिस्कस किया गया है। फिर स्टॉर्म की हम बात करते हैं, तूफान की बात करते हैं। सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टॉर्म है वो केवल स्टॉर्म नहीं दिखा रहा है, वो लियर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है और जो उसकी मैडनेस इंक्रीज होती जा रही है एक तूफानी तौर पर, उसको दिखा रहा है। वैसे ही ग्लाउसेस्टर की जो फिजिकल ब्लाइंडनेस है वो मेटाफोरिकली सिंबलाइज करी है, पिक्चर से छिपा हुआ है बेटा लेकिन मैं बता देती हूँ। सिंबलाइजेज द मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस दैट ग्रिप्स बोथ ग्लाउसेस्टर एंड लियर, कि एक तरह से कैसे वो दोनों अंधे हो जाते हैं अपने गलत बच्चों के प्यार में, उनके जो फेक बच्चे हैं, जो डिसलॉयल बच्चे हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। तो ये फैमिली एंड चिल्ड्रन डायनामिक्स के बारे में, ये भी हमारा पैरेलल प्लॉट्स अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दोनों ही प्लॉट्स जो हैं, प्लॉट और सब प्लॉट, वो दोनों एक फैमिली के को सेंटर करते हैं, एक फैमिली को सेंटर करते हैं जिसमें एक एजिंग फादर है, बड़ा ओल्ड एज फादर है। लियर जो है एक निरंकुश तानाशाह है, वहीं ग्लाउसेस्टर जो है वो बड़ा ही इनोसेंट है, गलीबल है और आसानी से धोखा खाने वाला है। दोनों ही अपने बच्चों को डिस्टॉर्टेड लेंस से देखते हैं, टर्निंग अगेंस्ट द चाइल्ड हु ट्रूली लव्स हिम, अनलीशिंग इन द अदर चिल्ड्रन ग्रीड, लस्ट एंड एम्बिशन। तो अब इस तरह से दोनों एक डिस्टॉर्टेड, खराब हुए आँखों से देखते हैं, यानी कि वो अपने अंदरूनी आँखों से दिमाग लगा के डिसाइड नहीं करते हैं और अपने जो सही बच्चे हैं, जो उनको सच में प्यार करते हैं, उनके तो विरुद्ध हो जाते हैं और बाद में जो दूसरे बच्चे हैं उनकी सच्चाई उनके सामने अनलीश होती है और पता चलता है कि ये बच्चे जो हैं लालची हैं, लस्ट से भरे हुए और एम्बिशन से भरे हुए हैं। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा। आज का आपका क्वेश्चन है चिल्ड्रन, किंग लियर एज अ ट्रेजेडी। आप एक क्वेश्चन ये करें और एक
5 मार्क्स का क्वेश्चन आप करेंगे थीम्स ऑफ किंग लियर, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे सब प्लॉट ऑफ किंग लियर। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगी, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी हमारा